Hello everyone, this is your English educator Uttam sir. Today we are going to discuss about essay and I am going to tell you how to write essay in easy way. प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने बहुत बारी अभ्यास किया लेकिन फिर भी essay लिखने में उन्हें बहुत परेशानी हुई। इसी परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए आज मैं उत्तम सर यहां पर उपस्थित हुआ हूं और यहां पर बहुत अच्छे शानदार तरीके से एसे को लिखने सिखाने वाला हूं मैं। चलिए आइए मैं बताता हूं कि बिना देर किए एसे को कैसे आप लिखेंगे। और हां, एक बात और, आज के इस 40 मिनट के सेशन में 5 ऐसे टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं ऐसे की जो आपके एग्जाम में एज इट इज आने वाला है, वायरल है। और इन्हीं पांचों में से किसी एक ऐसे को आपको लिख के दिखाना है ना। हमें पांचों तो लिखना नहीं है, एक ही लिखना है। तो भैया 5 मार्क्स आज आपको यहां से मिलने वाले हैं। तो सभी प्यारे बच्चे मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि क्या आप लोग तैयार हैं 5 मार्क्स को गेन करने के लिए। तो फटाफट से देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐसे है क्या। दूसरी बात, ऐसे को कौन कौन से मुख्य पॉइंट में हम लिखेंगे। तीसरी बात, क्या हम इसमें कुछ ऐसा जोड़ सकते हैं जो दूसरों से थोड़ा बेहतर होगा। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिससे हम इसकी सुंदरता और बढ़ा सकते हैं। जैसे अलंकार लगाने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, इसी प्रकार कुछ ऐसी लाइन है जब हम किसी टॉपिक में एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वो बहुत शानदार तरीके से हमें बहुत ज्यादा इनहैंस करने वाला टॉपिक दिखने लगता है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ऐसे में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। आपको बताना होगा कि कोई ऐसे किस बारे में है। भाई उसका इंट्रोडक्शन देंगे तभी तो पता चलेगा कि आप ऐसे लिखने किसके बारे में है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। आपको ऐसे का परिचय लिखना पड़ेगा कि भैया ऐसे क्या होता है ना। राइट एन ऐसे इज अ वे टू एक्सप्रेस। भाई जो निबंध है वो बातों को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। आवर थॉट्स, जैसे हमारे विचार को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। आइडियाज, है ना। थॉट और आइडियाज में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक। और ऐसे जो है वो पार्टिकुलर टॉपिक पर होता है, यानी भैया विशेष प्रकरण होता है। यानी जब भी आप किसी विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ उसी के बारे में ही लिखेंगे, इधर उधर की कोई घटना नहीं लिखनी है। यदि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप डिसिप्लिन पर अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो उस डिसिप्लिन में किसी और चीज का आप जिक्र नहीं करेंगे, है ना। चाहे वो किसी लीडर का हो, पेरेंट्स का हो, है ना। कुछ ऐसी चीजों का आप जिक्र नहीं करेंगे जो डिसिप्लिन में ना आता हो। तो प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन की ही बात करेंगे आप, बाकी आप किसी चीज की बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, बॉडी का मतलब क्या होता है कि निबंध के मुख्य पॉइंट, ठीक है, मेन पॉइंट आपको लिखने हैं प्यारे बच्चों, है ना। मेन पॉइंट एंड आर्ग्यूमेंट, भाई किस चीज के बारे में आप बात विवाद कर रहे हैं उसके मुख्य बिंदु को आपको लिखना है। दूसरी बात, एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आप उदाहरण लिखना चाहते हैं तो उदाहरण भी लिख सकते हैं, और अगर आप वर्णन करना चाहते हैं छोटे शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से, वो भी आप कर सकते हैं। ये दो पहलू हैं जो ऐसे को लिखने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करेंगे। मेरी बात समझ में आई होगी। अपने विचार को, अच्छा आपके अंदर बहुत सारी चीजें भरी होती हैं, जैसे मैं कह दूं भैया करप्शन, भ्रष्टाचार, इतना तो आप समझते ही हो। आपके देश में कितना अच्छा चल रहा है भाई, लोग आते हैं, नेता जो आते हैं वो हाथ जोड़ के आपसे वोट मांगते हैं और जब काम करने का समय आता है तो काम नहीं करते हैं। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीजें आ गई हैं कि भैया यहां पर भ्रष्ट है ये नेता क्या है, भ्रष्ट है। तो उसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं, ऐसे निबंध लिखना चाहते हैं तो बहुत आसान है, आपको सारी चीजें पता है। अब आपको करना क्या है, उसे राउंड करके अपने मन में पहले थॉट बनाएंगे। थॉट बनाने के बाद आप उसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले आप उस भ्रष्ट नेता के परिचय देंगे, भैया कि ये नेता है कौन, कहां का है, किस जिले का है ना। उसके बाद उसी नेता के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे, मेन पॉइंट, और आप बता देंगे कि भैया इस कारण ये भ्रष्ट है। आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अगर आप नेता के बारे में, भ्रष्ट नेता के बारे में लिख रहे हैं तो उसी के बारे में ही लिखेंगे, दूसरा कोई आपको टॉपिक का जिक्र उसमें नहीं करना है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी भैया कुछ महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। क्या होते हैं,
कुछ महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जिन्हें आपको डिनोट करना है। ठीक है, आप इसको भी डिनोट करेंगे, जैसे ध्यान से सुनिएगा, क्लियर एंड कोहेरेंट स्ट्रक्चर, यानी भैया स्पष्ट संरचना होनी चाहिए, शब्द स्पष्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो। दूसरी बात, रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, यानी जो भी आप ऐसे का टॉपिक आपने चूज किया है, जो भी आप ऐसे लिख रहे हो, उसका जो टॉपिक है बेटा वो क्लियर होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, है ना, काम चलाओ या फिर इधर उधर का नहीं होना चाहिए। करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग, याद रखिएगा, कभी भी ऐसे, एप्लीकेशन, लेटर, इन सब चीज को अगर आप लिख रहे हो, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है और शायद वो पहला या दूसरा वर्ड ही हो, तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात भैया, करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए, रूल्स में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आपको ग्रामर के रूल्स में कोई प्रॉब्लम है तो 7 घंटे की मैराथन आप देख सकते हैं, जो कि इसी चैनल पर अवेलेबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? 7 घंटे की मैराथन में आपको ग्रामर के प्रॉपर जो रूल्स हैं वो मेरे द्वारा बताए गए हैं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एडजेक्टिव, है ना, इन सब का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे करते हैं, ये भी हमने आपको सिखा रखा है। सारी चीजें सिखाने के बाद आज हमने ऐसे पर अपने कदम बढ़ाए हैं। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? चलो, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। एक लाइन में आप निबंध का निष्कर्ष बता देंगे भैया। क्या बता देंगे? निष्कर्ष। ठीक है, कि आखिर इस निबंध का लिखने का हमारा उद्देश्य क्या था, है ना, और इस निबंध से क्या क्या चीजें फायदा हो सकती हैं, या फिर निष्कर्ष में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं प्यारे बच्चों, कि इस चीज में अगर ये लीडर के लिए हम ऐसा करते तो शायद ये भ्रष्ट ना होता। अपने सुझाव भी दे सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं, और अपने मन की बात एक लाइन में लिख भी सकते हैं। चलिए, हम आपको एक ऐसे ही टॉपिक से रूबरू कराते हैं, ऐसे ही टॉपिक से मुलाकात करवाते हैं कि अगर आपके एग्जाम में एक ऐसे आ जाए जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, यानी ऑनलाइन शिक्षा का महत्व। ऑनलाइन शिक्षा का महत्व ये बहुत तेजी से चल रहा है, और याद रखिएगा, एग्जामिनर इन्हीं टॉपिक में आपसे पूछेगा जो इस समय चल रहे हैं, है ना, जो रिसेंट में ज्यादा ट्रेंड में चीजें होती हैं, अक्सर उन चीजों पर एप्लीकेशन, लेटर या फिर ऐसे देखने को मिलता है। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रचलित में है, बहुत इसके एडवांटेज भी हैं, बहुत ज्यादा इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो कई चीजों के बारे में यहां पर जागरूकता है और बच्चा इसके बारे में काफी बेहतर तरीके से जानता है। तो एग्जामिनर को भी यह बात पता होती है कि बच्चा इसके बारे में काफी कुछ जानता है, तो अगर हम ये टॉपिक दे देंगे तो उसके लिए नया नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं से इसको समझेगा, उसके मन में थॉट आएंगे, देन उसके बाद वो लिखना शुरू करेगा और 8 से 10 लाइन, 12 लाइन बहुत इजीली लिख लेगा। इसलिए ऐसे टॉपिक को चूज किया जाता है। ठीक है बेटे? चलो देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे आप लिखेंगे प्यारे बच्चों। यहां पर लिखा है, ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन टुडेज डिजिटल एज। ये जो हमारा डिजिटल एज है ना बेटा, ये जो कंप्यूटर वाली जो हमारी एज चल रही है, पीढ़ी चल रही है, इसमें भैया जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है, ऑनलाइन जो शिक्षा है, वो बहुत तेजी से और महत्वपूर्ण रूप में आजकल भैया बढ़ रही है। आप लोगों को पता है ना, बहुत तेजी से। यानी अगर मैं बात करूं 8th क्लास के बच्चों की, तो वो भी ऑनलाइन पढ़ रहा है। 9th से तो बच्चा एकदम एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है ऑनलाइन एजुकेशन में, और धीरे धीरे ये स्टैंडर्ड 8th 7th 6th में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो भैया आज के इस डिजिटल एज में जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये आप देखो कितना बढ़िया है परिचय भाई। सबसे पहले आप यही बता रहे हो कि डिजिटल एज है ना। इट ऑफर्स स्टूडेंट्स आ फ्लेक्सिबल। भाई ऑनलाइन एजुकेशन ये प्रस्ताव देता है आपको कि आपकी शिक्षा जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाए, जिसमें लचीलापन आए। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है भैया? लचीलापन। और ये लचीलापन का मतलब है जिसमें आपको बहुत कम परेशानी हो, बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताई जाए, है ना। एंड कन्वीनियंट वे, और आपको सुविधापूर्ण तरीका इसमें दिया जाए टू लर्न फ्रॉम
एनीवेयर एट एनी टाइम, और किसी भी जगह किसी भी समय आप शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो। कितनी बढ़िया बात है प्यारे बच्चों कि किसी भी जगह, एनीवेयर का मतलब क्या है, कहीं भी, किसी भी जगह, एनी टाइम मतलब कहीं भी, कहीं भी किसी भी समय पर किसी भी स्थान पर अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन आपकी कितनी ज्यादा हेल्प कर सकता है और बहुत सुलभ सुविधापूर्ण तरीके से आपकी ये मदद करता है कि नहीं करता है। देखिए कितना अच्छा लिखा है, इंट्रोडक्शन एक नंबर लिखा है भाई। चलिए, with online education students have access to a vast range of course and learning resources। ध्यान से सुनिएगा भैया, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन जो शिक्षा है, इसमें जो छात्र है वो भैया एक बड़ी श्रेणी तक पहुंचता है। वास्ट रेंज का मतलब है विशाल श्रेणी, विशाल श्रेणी तक, यानी अपने कोर्स, अपने सिलेबस तक, अपने कोर्स तक ये पहुंचता है, बहुत सारे संसाधन के साथ सीखता भी है। ऑनलाइन एजुकेशन में हम यहां पर चीजों को प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं। हम यहीं पर एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं कि भैया जैसे मान लो केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल हो गया, हम बताते हैं भैया देखो ये आपका क्या है भैया, बीकर है, ये टेस्ट ट्यूब है, यहां से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसमें जो है हमने घोला, फिर जल मिलाया, है ना, जल मिलाने के बाद कौन सी रिएक्शन हुई। कितनी प्यारी भरी निगाहों से जब आप देखते हैं मजा आ जाता है कि सर क्या बात है सर, जो चीज हम देख नहीं सकते, जो चीज हमें कभी दी नहीं जाती है, यहां पर हमें देखकर वो खुशी मिल रही है। तो रिसोर्सेज बहुत हैं प्यारे बच्चों ऑनलाइन एजुकेशन में, प्रैक्टिकल भी सीख रहे हैं आप, टीचर को सुन भी रहे हैं, अपनी परेशानियों का हल भी पा रहे हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा है, एक टॉपिक को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है ना। दे कैन एक्वायर न्यू स्किल्स, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वो भैया नए कौशल को अर्जित करते हैं। स्किल्स का मतलब है कौशल, एक्वायर का मतलब है अर्जित करना, यानी प्राप्त करना। क्या करना प्यारे बच्चों, प्राप्त करना। नए नए कौशल भी प्राप्त करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, एडवांस देयर करियर्स, और याद रखिएगा अपने भविष्य के लिए पहले से ही वो तैयार हो रहे हैं, एंड इवन परस्यू हायर एजुकेशन, और उच्च शिक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में उच्च शिक्षा की भी तैयारी उनकी हो रही है, साथ ही साथ एकेडमिक्स पढ़ने के साथ साथ वो हायर एजुकेशन के बारे में भी कभी कभी वीडियो में देखकर चीजों को समझ ले रहे हैं। भाई हमारे समय में क्या होता था, ऑनलाइन एजुकेशन इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं था, तो हमें 9th में पढ़ रहे हैं तो हमें 9th के अलावा 10th के बारे में कुछ नहीं पता चलता था। यदि हम किसी से पूछें तो ही हमें पता चलेगा, और उनको भी जितना पता होगा उतना ही बताएंगे। हमें अगर किसी प्रश्न का जवाब चाहिए, हम बहुत क्रेव हैं उस क्वेश्चन को लेकर, तो वो जवाब हमें नहीं मिलता था। लेकिन आज हम इस जवाब को अगर पाना चाहें तो बस हमें टाइप करना है, जैसे ही हम टाइप करेंगे हजारों वीडियो आ जाएंगे हमको बताने के लिए कि इसमें कौन सी चीज है जो आपकी मदद कर सकती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। दिस मूड, ये जो भैया मनोदशा है ऑफ एजुकेशन इज स्पेशली बेनिफिशियल फॉर दोज हु कैन नॉट अटेंड ट्रेडिशनल क्लासेस। देख लो भैया, ऑनलाइन शिक्षा जो है उन बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है जो ट्रेडिशनल क्लासेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, यानी डेली जो क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं किसी ना किसी वजह से, कहीं डिस्टेंस पर है, कहीं पर उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है जहां पर वो स्कूल को ज्वाइन कर सकें, क्लासेस को ज्वाइन कर सकें, और उन्हें शिक्षा की जरूरत है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन उन तक बहुत ज्यादा लाभकारी है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। ड्यू टू डिस्टेंस, दूरी की वजह से, टाइम कॉन्स्टेंट्स, ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय आपका चला जाता है, तो कम समय में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम भी ऑनलाइन है। और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर भाई व्यक्तिगत जिम्मेदारी, क्या भैया, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, हर बच्चे की है, हर माता पिता की है कि अगर उसका बेटा उसकी बेटी सही समय पर सही क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, किसी डिस्टेंस यानी दूरी को लेकर परेशानी है, टाइम का इशू है, तो ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन करो और बेहतरीन तरीके से अपनी शिक्षा को पूर्ण करो। सही बात है कि नहीं। देखो ये कितना प्यारा टॉपिक है, इसमें कुछ इतने भी खतरनाक वर्ड्स नहीं है जिनको आपने कभी देखा ना हो। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप हू बहू लिख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, सेम टू सेम अक्षरों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो लिखा है वही आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो अपने अनुसार अगर आप लिख सकते हैं, ग्रामर स्ट्रक्चर आपका सही है, रूल्स सारे वहां पर सही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। ऐसी कोई जरूरी नहीं है भैया कि जो मैं बता रहा हूं, जो लाइन, जो अक्षर, जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वही आप करेंगे, नहीं, आप चेंज भी कर सकते हैं।
ठीक है, आप कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑनलाइन एजुकेशन इज अ कॉस्ट इफेक्टिव। जो ऑनलाइन शिक्षा है प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा प्रभावित है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, टाइम सेविंग, समय बचाती है, एंड ब्रेक्स डाउन जियोग्राफिकल बैरियर्स, और ये भूमंडलीय जो ग्राफिक्स है बेटा, इसको भी ये तोड़ती है, कहीं ना कहीं इसको भी ये खत्म करती है कि भाई भूग्राफिकल ही क्यों, है ना, हम शिक्षा को ऑनलाइन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। पूरे संसार के बारे में भी अगर आपको जानना हो तो बहुत इजीली आप ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जान सकते हैं। ऑफलाइन में तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम दिखाते भी हैं तो भी बच्चा नहीं समझ पाता है। यहां हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे बच्चे को बहुत आसानी से हम समझा सकते हैं, है ना। मेकिंग क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं आप ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, है ना। एसेसिबल टू एवरीवन, एनी टाइम एंड एनीवेयर। ठीक है, तो भैया बड़ा सुलभ शिक्षा है, ये बड़ी सुचारू सुलभ शिक्षा है जो हर जगह कोई भी व्यक्ति किसी भी समय प्राप्त कर सकता है, इसे कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा। यदि कोई बच्चा यहां पर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। सारे शब्दों के बारे में मैंने एक बारी यहां पर हाईलाइट करके बताया है कि बेटा इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। यदि आपको परेशानी हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। यकीन मानो बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, डन है क्या, समझ में आ गया। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा टॉपिक है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। बेटा दोस्तों की बात ना हो तो मजा नहीं आता। जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे लिए सबसे जो बड़ा टॉपिक हुआ करता था वो है बेटा काऊ, द काऊ। भैया गाय के बारे में लिखने के लिए निबंध जरूर आता था, जरूर आता था। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कैसे इसको लिखेंगे। द सेइंग अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड मींस, यानी इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले तो आप यही जानो इसका अर्थ क्या है। दैट अ ट्रू फ्रेंड इज, एक सच्चा मित्र, वन हु स्टैंड बाय यू ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। सच्चा मित्र आपकी कठिनाई के समय में आपके साथ खड़ा रहेगा, वो अकेला व्यक्ति ही आपका दोस्त कहलाता है प्यारे बच्चों। एक जो सच्चा दोस्त होता है ना, आपकी कड़ी जो बहुत बड़ी परेशानी होती है, बहुत बड़ी कठिनाई होती है, उसमें सदैव आपको खड़ा मिलेगा। शायद आपकी खुशी में आपको शामिल ना मिले, लेकिन कठिनाई में जरूर आपको आपके सामने खड़ा हुआ मिलेगा। उसे कहते हैं सच्चा मित्र। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सच्चा मित्र कहते हैं। चलिए और क्या कह रहे हैं। A true friend offers support, जो सच्चा दोस्त होता है वो सपोर्ट को प्रस्ताव देता है। भैया हमेशा आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है ना। केयर, आपकी देखभाल करता है। एंड इनकरेजमेंट, आपको प्रोत्साहन प्रदान करता है प्यारे बच्चों। क्या करता है, प्रोत्साहन प्रदान करता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करता है। भाई तू कर सकता है, तू ही है भाई, है ना। मैंने देखा है तेरे अंदर वो एनर्जी है, अगर तू चाह ले तो तू मुझसे भी आगे जा सकता है, तू सबसे आगे जा सकता है ना। ये सिर्फ निस्वार्थ एक सच्चा दोस्त बोल सकता है। बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपका टांग पकड़ के खींच लेंगे, अरे तू मुझसे आगे कैसे जा सकता है, ना 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 ना। जब तुम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे, बहुत सीरियस माइंड से एकदम कंसंट्रेट होके अपनी टेबल पर बैठकर पढ़ रहे होगे, तो जो सच्चा मित्र होगा वो देखेगा तो वहीं से वापस चला जाएगा, और जो दुष्ट मित्र होगा वो आके डिस्टर्ब करेगा और कहेगा कि मेरे साथ चल, और चल के घूम के आते हैं। वो नहीं चाहता कि आप इतने अच्छे से पढ़ लें, है ना। वो नहीं चाहता कि आप उससे ज्यादा नंबर लाएं ताकि उसके मम्मी पापा उसको पीटें। वो नहीं पढ़ता है, तुमको नहीं पढ़ने देगा, तो दोनों के मार्क्स जब बराबर आएंगे तो भैया पिटाई जो है वो उसकी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो उसकी पिटाई होगी, और उसकी पिटाई होगी तो बेटा वो तुमसे चिढ़ेगा। जाहिर सी बात है, चिढ़ेगा। और सच्चे दोस्त को ऐसी कोई भी भावना परेशान नहीं करती है, ना ही ऐसे थॉट उसके मन में आते हैं। ठीक है, चलिए। When you face challenges, जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, किसी भी चुनौती का जब आप सामना करते हैं, दे आर ट्रस्टवर्दी, तो वो एक सच्चा मित्र जो होता है वही आपके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करता है।
ट्रस्टवर्दी होता है उसके जितना विश्वास और किसी व्यक्ति को आपके जीवन में नहीं होता है। सिर्फ वो सच्चा दोस्त होता है जिसे ये विश्वास होता है कि आप इस पहाड़ को लांग जाओगे, चढ़ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जो कोच होता है अगर वो कह दे कि तुमसे नहीं होगा तो यकीन मानो कभी नहीं होगा। अगर विराट कोहली के कोच ने विराट कोहली को कहा होता कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, बड़े रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, तो भैया वो नहीं तोड़ पाते। उनके कोच ने उनको कहा कि विराट तुम एक ऐसे प्लेयर हो जो सचिन के भी रिकॉर्ड तोड़ने में अपने मुकाम हासिल पर पहुंचोगे। तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन किसी ना किसी टाइम पर ऐसे क्षण में आओगे जब तुम्हारे मन में वो रिकॉर्ड तोड़ने की ललक आएगी, है ना। आती है बेटा, तभी तो तोड़ा जाता है। तो भाई बिहार में अब तक जितने भी रिकॉर्ड्स बने हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स कायम हैं, इन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए 2026 में जो बच्चा उपस्थित होगा, एग्जाम देगा, परिसर में बैठेगा, वो बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगा। ये ट्रस्टवर्दी है बेटा, और ये ट्रस्ट हम जैसे टीचर्स का है जो यहां पर लगातार आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि आप वही बच्चे हो जो 2026 में अब तक जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स को आप ब्रेक करोगे। 2026 में करोगे कि नहीं करोगे, एक बार कमेंट्स करके बताना मुझे कौन कौन वो बच्चे हैं जो 2026 में अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। एंड डिपेंडेबल, ठीक है। और बेटा डिपेंडेबल होता है, निर्भर होता है, ऑलवेज रेडी टू हेल्प, हमेशा तैयार रहता है आपकी मदद करने के लिए। कौन? एक सच्चा मित्र, है ना। एंड कंफर्ट यू व्हेन यू नीड इट इज मोस्ट, जब भी आपको अत्यधिक जरूरत होगी, अत्यधिक आवश्यकता होगी आपके दोस्त की, वहां पर वो आपको आपकी मदद करने के लिए तैयार मिलेगा। यही सच्चे दोस्त की निशानी है। जब भी आप परेशानी में होगे, आपको बताना नहीं पड़ता है, आपके समय पर, परेशानी के समय पर वो उपस्थित हो जाता है। और मैंने ये महसूस किया है, मैंने ये देखा है, महसूस किया है कि जब आप परेशानियों का सामना कर रहे हो, जब आपके माइंड में किसी का नाम ना आ रहा हो, कोई भी समझ ना आ रहा हो, उस समय सच्चा जो मित्र होता है वो अचानक से वहां पर उपस्थित हो जाता है और आपकी मदद करने लगता है, और इनडायरेक्टली मदद करके चला भी जाता है। आपको कुछ समय बाद पता चलता है कि वो आपका दोस्त था जिसने आपकी इतनी बड़ी मदद की और आपसे कुछ कहा भी नहीं। सच्चा मित्र होता है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं होती है ना। सच फ्रेंडशिप आर वैल्यूएबल, ऐसी दोस्ती हमेशा भैया कीमती होती है। ऐसी दोस्ती हमेशा कीमती होती है बिकॉज दे शो हु योर रियल फ्रेंड्स, जो ऐसे दोस्त हैं जो दर्शाते हैं कि वो तुम्हारे वास्तविक दोस्त हैं, आर दोज हु रिमेन लॉयल एंड हेल्पफुल, या फिर जो वफादार होते हैं। लॉयल का मतलब क्या है? वफादार होते हैं। हेल्पफुल ड्यूरिंग टफ टाइम्स, जो कठिन समय में आपकी मदद करता है, वही दोस्त दर्शाता है कि भैया वफादार है, ईमानदार है और आपका सच्चा मित्र है। ठीक है, प्रूविंग दैट, ये सिद्ध करता है, प्रूव, ठीक है, प्रूविंग का मतलब ये सिद्ध कर रहा है दैट की अ फ्रेंड इन नीड इज ट्रूली अ फ्रेंड इन डीड, कि भाई सच्चा दोस्त वही है, सच्चा दोस्त वही है जो समय पर आपकी कठिनाइयों में आपकी मदद करे, आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा दोस्त है। ये सिद्ध यहां से होता है। बताओ, इतने प्यारे वर्ड्स के साथ, इतने छोटे ऐसे के साथ और कितने एप्रोप्रिएट राइटिंग स्किल्स के साथ ये ऐसे मैं आपको दे रहा हूं कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे, कहां पर आप लाइन को ब्रेक करेंगे। देख लो प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने इस चीज का भी जिक्र किया है कि कहां पर आप किस लाइन को ब्रेक करोगे, किस तरीके से इस ऐसे को फ्रेम करोगे। यदि ये ऐसे आ गया प्यारे बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, अगर ये ऐसे आ गया, लिख के आना, यकीन मानो, सच्चे मन से कह रहा हूं, जैसे एक दोस्त होता है आपका जो सच्चे मन से कहता है, मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूं कि आज मेरे पढ़ाए हुए ऐसे में से एक टॉपिक आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा और आपको एक ही लिखना है। और अगर आप लिख कर आ गए, अगर आप लिख के आ गए, पूरे बिहार में, पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, पूरे बिहार में जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो यहां पर वेरी गुड भी लिखेगा। इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं, वेरी गुड यहां पर लिखेगा। उसे भी एक्चुअल में ये फील होगा कि अब बिहार का बच्चा इंग्लिश में भी जाग चुका है, क्योंकि भैया इंग्लिश मींस उत्तम सर मींस इंग्लिश, है ना। इस बात से तो भैया नकारा नहीं जा सकता कि जो चीज हमने एक बारी पढ़ा दिया भाई, वो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट और सुटेबल होता है और कोहेरेंट भी होता है।
होता है कि नहीं होता है, एक बारी कमेंट करके बताना। तीसरा हमारे पास जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। इस टॉपिक से काफी ज्यादा आप परिचित होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस टॉपिक से आप परिचित क्यों हैं। क्योंकि बेटा देखो, लाभ और हानि पूछ रहा है, ठीक है, फायदा और नुकसान। लाभ और हानि जो है भैया साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, लाभ और नुकसान। तो हम क्या करेंगे, ऐसे टॉपिक जहां पर दो भागों में किसी चीज को बांटा जाए, अक्सर उसे बीच में लाइन देकर ही लिखते हैं। यही लिखने का सबसे प्रॉपर तरीका होता है। बहुत सारे टीचर्स आपको यह भी बता सकते हैं कि पहले एडवांटेज का हेडिंग डाल के 4 लाइन लिख दो, फिर डिसएडवांटेज का हेडिंग डाल के फिर 4 लाइन लिख दो, तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो शो नहीं हो पाता है। क्या स्किल्स, कौशल, वो स्किल आपकी शो नहीं हो पाती है जो आप दर्शाना चाहते हो। लिखने का तरीका, हेडिंग डालने का तरीका, हाईलाइट करने का तरीका, अंडरलाइन करने का तरीका। और प्यारे बच्चों, बहुत सारे प्यारे बच्चों की तो हैंड राइटिंग भी बहुत शानदार है, अगर वो लिखते हैं तो वो मजा ही आ जाता है। एक बात याद रखिएगा, कॉपी में किसी प्रकार का कट नहीं चाहिए हमको। यदि आप कॉपी में कोई कट करते हैं, कोई वर्ड गलत हो जाता है, उसे इस तरीके से काट देते हैं, तो वो पूरा पेज जो है बहुत गंदा लगता है, बहुत डर्टी लगता है, जिसके चक्कर में एग्जामिनर आपके पूरे नंबर काट लेते हैं, 1-1.5 नंबर देके वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी गलती कोई बच्चा नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि आपसे गलती हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या फिर आपका सेंटेंस चेंज हो जाए, आप वहीं छोड़ देना, कुछ मत करना, आगे से नेक्स्ट लाइन से अपनी चीजों को लिखना शुरू कर देना। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। कोई भी कट, कोई भी ऐसे खिच्चा पुच्चा गुच्चा नहीं करेगा कोई बच्चा, ठीक है। कोई बच्चा ऐसे पेज को भद्दा नहीं करेगा, ठीक है। पेज हमेशा सुंदर दिखने चाहिए। चलिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं, लाभ और हानि जो हैं विज्ञान के, वो क्या हैं हम आपको बताते हैं। और ये भी टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि आपको इसे सीखना चाहिए। और ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, अगर यूपी का बच्चा है, एमपी का बच्चा है, या फिर वो राजस्थान का बच्चा है, कहीं का भी बच्चा है, इंग्लिश में अगर ऐसे लिखना है तो ये बेस्ट टॉपिक है बेटा, बहुत बेस्ट है। हर जगह ये ऐसा टॉपिक है, साइंस का टॉपिक हर जगह पूछा जाता है। ये ऐसे मस्ट क्यों है ये भी आप समझो, ठीक है। चलिए, एडवांटेजेस क्या है भैया, लाभ क्या है, एक एक लाइन दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, लिखने का तरीका यही है, एक लाइन इसके बारे में लिखना है तो एक लाइन इसके बारे में। जितने पॉइंट्स एडवांटेज के होंगे उतने ही पॉइंट्स डिसएडवांटेज के भी होने चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। पॉइंट जो है वो दोनों के सेम होने चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर इसके 3 पॉइंट लिखे हैं तो इसके भी 3 पॉइंट लिखिए, अगर इसके 4 लिखे हैं तो इसके भी 4 लिखिए। ये इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि कम ज्यादा हुआ तो बहुत भारी नुकसान आपको सहना पड़ेगा। एडवांटेज देखिए, मेडिकल एडवांसमेंट हैव इंप्रूव्ड हेल्थ केयर एंड सेव्ड लाइव्स। ये जो मेडिकल है बेटा, चिकित्सक, ठीक है, ये जो चिकित्सक एडवांसमेंट है भैया, ये सुधार करता है। किसमें सुधार करता है, हेल्थ केयर में, यानी आपके स्वास्थ्य की देखभाल में। आपके स्वास्थ्य की देखभाल में ये आपको मदद करता है, सुधार करता है और जीवन को बचाता है। कौन, विज्ञान, जीवन को भैया। चिकित्सक जो है हमारा विज्ञान, आज हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि बहुत सारे जीवन को बचाने में सक्षम है। डिसएडवांटेज क्या है, पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डैमेज, प्रदूषण और पर्यावरण क्षति। ध्यान से सुनिएगा, प्रदूषण और पर्यावरण क्षति ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या भैया, औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण जो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, पेड़ को काट देना, जमीन को बंजर बना देना, ये जो चीजें चल रही हैं, एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, और जो नए नए ये टेक्नोलॉजीज हैं जिसका हमें जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिसकी जरूरत है, चलो वो तो अच्छा है, पर जिसकी जरूरत नहीं है उसको आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, नुकसान है, और कहीं ना कहीं ये जीवन का क्या कर रही हैं, जीवन को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। चलिए, दूसरा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, खोज, इनोवेशन का मतलब क्या है भैया, खोज करना, नई नई जो टेक्नोलॉजिकल जो खोज करता है भैया, हैव मेड एवरीडे टास्क इजियर एंड मोर एफिशिएंट। भाई, दिन का दिन हमारे जो टास्क हैं, जो हमारे गोल हैं, इनको बड़ा आसान बना रही है और बड़ा ही एफिशिएंट बना रही है। बहुत ज्यादा
कीमती, बहुत ज्यादा आसान बना रही है। कौन? ये हमारे विज्ञान। हमारा विज्ञान बहुत आसान बना रहा है इन सब चीजों को प्यारे बच्चों। दूसरा, इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी कैन लीड टू अ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ इशू। अरे भाई, ये तो बहुत सही बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो भैया टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं इस पर हम लोग निर्भर होते जा रहे हैं। अगर हमें थोड़ी सी भी चीज जाननी है तो हम गूगल से टाइप करके पूछते हैं, हम ऑनलाइन में यूट्यूब में जाकर थोड़ी थोड़ी चीजों को हम जाके टटोलते हैं, खंगालते हैं, सर्च करते हैं। छोटी छोटी चीजों पर अगर हम आदत नहीं डालेंगे तो भाई शायद हम कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से डिपेंड हो गए टेक्नोलॉजी पर, एकदम 100% डिपेंड हो गए, निर्भर हो गए, तो ये डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज नहीं है। आपके लाइफ स्टाइल में, आपके हेल्थ इशू में, इन सब में प्रभाव पड़ेगा, जीवन शैली में आपके, या फिर आपके स्वास्थ्य मुद्दों पर ये बड़ी परेशानी का काम करेगा। भाई आप अगर दिन भर मोबाइल देख रहे हो, जाहिर सी बात है आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। दिन भर देखने की क्या आवश्यकता है? जब तक आपने पढ़ाई की उसके बाद आप जो है मोबाइल को थोड़ा साइड रख दो थोड़े टाइम के लिए, है ना? तो ये डिसएडवांटेज है। तीसरा पॉइंट क्या है? साइंटिफिक रिसर्च हैज लेड टू न्यू डिस्कवरीज। जो वैज्ञानिक सर्च है, खोज करता है भैया, वो नए नए चीजों को क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं। एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के प्रति उनकी समझ और बेहतर होती जा रही है। क्या हो रही है? संसार के प्रति उनकी समझ और बेहतर होती जा रही है। ये हमारा लाभ है। वैज्ञानिकों की समझ अगर संसार के प्रति अच्छी होती जा रही है, इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ नया आ रहा है, तो ये तो एडवांटेज है। साइंटिफिक एडवांसमेंट कैन बी मिसयूज्ड, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये जो साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक जो हमारे खोज करता है, जो नए नए खोज चीजों को खोज कर रहे हैं, या कुछ नई टेक्नोलॉजी जो हमें बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका बहुत सारे लोग जो है वो मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमने आपको मोबाइल दिया, पापा ने मोबाइल दिया पढ़ने के लिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने उसमें गेम डाउनलोड कर लिया, आप उसमें पबजी खेल रहे हो, आप उसमें बहुत सारे गेम डाउनलोड कर रहे हो। इवन कुछ लोग तो उसमें पैसा, जुआ, जिसे जुआ कहते हैं, जुआ यानी उसमें पैसा लगा के उसमें खेल रहे हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है। तो मिसयूज कर रहे हो टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहे हो, तो भैया इसका मतलब है ये आपका डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं हो सकता, है ना? लीडिंग टू वीपन्स एंड अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स। अनैतिक आप प्रयोग कर रहे हो, अनैतिक प्रयोग कर रहे हो, और भैया औजार की तरह इसे इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत सारे लोग इसे औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई फोन करके धमकी दे रहे हैं, है ना? कह रहे हैं आज शाम तक पैसा पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो चौराहे पर तुमसे मिलूंगा मैं, है ना? आप औजार बना रहे हो फोन का। क्यों भाई? टेक्नोलॉजी इसके लिए नहीं इस्तेमाल की गई थी। टेक्नोलॉजी इसके लिए बनाई जाती है कि हम अपने काम को किसी तरह आसान कैसे बनाएं, कम समय में ज्यादा काम करने का प्रयास करें, लेकिन ऐसे अनएथिकल काम ना करें बेटा। सही बात है कि नहीं प्यारे बच्चों? अनएथिकल काम आप करेंगे तो ये दुरुपयोग में आएगा, और अगर दुरुपयोग आप कर रहे हैं तो ये डिसएडवांटेज है। उपयोग जो है वो एडवांटेज है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो भाई साइंस में 5 नंबर मेरे सभी प्यारे बच्चों के कंफर्म है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, बहुत बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैसेज किया। उन्होंने कहा सर ऐसे 5 टॉपिक, या चार ही या 5 ही, जो भी आप बता दो सर, ऐसे 5 टॉपिक हमें बता दो जो एग्जाम में हूबहू आए, और हमारा जो है ऐसे जो है सर वो कंप्लीट हो जाए। सबने पढ़ाया सर, लेकिन किसी ने भी अच्छे से नहीं बताया। तो भैया उत्तम सर आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे फॉरएवर। आप जो है अपनी तैयारियां पक्की कर लो, आप अपनी तैयारी पक्की करना शुरू कर दो, सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी, क्योंकि भैया आपके सभी टीचर्स एक्टिव हो चुके हैं, एकदम श्योर। ये बात आप इंश्योर कर लीजिए कि अब आपको भी अपने टीचर्स के साथ लगे रहना है जब तक आपके एग्जाम नहीं खत्म हो जाते हैं। एग्जाम के बाद आप एंजॉय कर सकते हैं, ज्यादा दिन नहीं, 1 महीने, उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई में लौटना भी है आपको। ठीक है? आपको धुरंधर बन के निकलना है प्यारे बच्चों।
ठीक है, बहुत कमियां हो गई हैं, बहुत लोगों के इल्जाम लग चुके हैं आपके ऊपर। जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन, जितने भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इन पर लोगों ने बहुत इल्जाम थोपा है और इसको हटाने का एकमात्र अवसर है बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट। अगर आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हुआ तो रिश्तेदार, पड़ोसी, माँ बाप, भाई बहन, जिन्होंने भी आपके ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं, इसको आप जीवन भर मिटा नहीं पाओगे। मिटाने का एकमात्र अवसर आपके पास आ गया है और वो है भैया मेरा एग्जाम। जैसे आप बात करें 23 फरवरी का वो दिन है, वो डिसाइड करेगा कि इंग्लिश में जो भी इल्जाम आपके ऊपर लगे हैं, क्या आप उसे सच साबित करवाएंगे या झूठ साबित करवाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मुझे आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि कम से कम मेरे नहीं, अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को आप हटाएंगे और हटाने के लिए मैं आपके साथ 24/7 स्टैंड हूं भैया। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। तो आप लोग क्या करो प्यारे बच्चों, तैयारी बढ़ा दो। चलिए, चौथा हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या है, स्टूडेंट लाइफ, यानी छात्र जीवन। क्या है, छात्र जीवन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर छात्र का जीवन कैसा होता है ना। टीचर्स का जीवन तो बच्चे जानने में बड़ा क्रेव होते हैं, बड़ी क्रेविंग होती है कि सुबह सर कितने बजे उठते हैं, शाम को कितने बजे सोते हैं, कब तक वो हमारे लिए काम करते हैं, कौन कौन से काम वो करते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बातें करते हैं, कितनी बातें करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, आपस में क्या करते हैं। बड़ी क्रेविंग होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि भाई जानो तो सही आखिरकार चलता क्या होगा। हम 5 दोस्त हैं तो हम ये बातें करते हैं, अगर सर भी 5 सर हैं तो 5 सर किस तरह की बातें करते होंगे। तो चलिए ये छात्र जीवन के बारे में आपको बताता हूं। बड़ा ही प्यारा सुनहरा सा ये जो है एज होता है, ये जो टाइम पीरियड है, ये इतना प्यारा होता है बेटा, मैं इसको बयां नहीं कर सकता। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन अबाउट इट। बेटा ये बहुत प्यारा समय है, यदि आपके जीवन से गुजर गया तो हमेशा रिग्रेट फील करोगे। मेरे जीवन से गुजरा, आज भी मुझे वो पल याद हैं जब मैं 4-4 5-5 समोसा चोरी करके खाया करता था। ठीक है, अपने दोस्तों से चोरी करके खाया करता था। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करूं, वो हमेशा बहाना बनाते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है ना, हमेशा बहाना बनाते थे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, जबकि ऑलरेडी उनके पास पैसा होता था, वो बाहर निकल के खाया करते थे। तो मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो फिर बनता है ना, थोड़ा सा तो बनता है। आप ही बताओ, थोड़ा सा तो चलता है। अब भाई चोरी करके खाना पड़ेगा, भूख भी बहुत लगती थी, खाना हम ले नहीं जाया करते थे, लंच बॉक्स हम नहीं ले जाते थे क्योंकि हम रूम में रहा करते थे, 9th क्लास से ही रूम में रहते थे। तो सुबह खाना बनाना फिर ले जाना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम थी। तो हम क्या करते थे बेटा, वहां पर जाके समोसा खाया करते थे। उस समय टिफिन भी ऑफर नहीं करती थी। बड़े दुख की बात है कि हमारे जो दोस्त हैं वो टिफिन ऑफर बहुत कम किया करते थे, क्योंकि उनको ही पहले पूरा पड़ जाए, है ना। तो टिफिन ऑफर बहुत कम मिला करता था, तो हम समोसे पर ज्यादा फोकस करते थे। बट दुख है, कुछ दुख भी है, कुछ सुख भी है, बहुत सारी यादें भी हैं। तो आइए छात्र जीवन को थोड़ा सा अंदाज में पढ़ते हैं। आइए इस ऐसे के टॉपिक को पढ़ने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना है जो आपको हमेशा परेशान करती है, जिसका रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, या फिर कौन सी ऐसी घटना होती है जो आपके जीवन में आपको बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, चलिए। स्टूडेंट लाइफ इज द क्रूशियल फेज। जो छात्र का जीवन है वो बड़ा ही क्रूशियल फेज होता है, बड़ा ही निर्दयता का समय होता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है ना, जटिल समय होता है, टाइम पीरियड होता है बेटा। ठीक है, इन वंस लाइफ, किसी भी बच्चे के जीवन का सबसे जटिल समय होता है, क्योंकि उसी समय में उसे बनना और बिगड़ना भी होता है, उसी समय में उसे समाज का जवाब भी देना होता है, माता पिता के सवालों का सामना करना पड़ता है, उनके सपनों को, अपने सपनों को मिलकर जीना होता है। तो दोनों के जीवन को जीने के लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम है बेटा, बहुत जटिल समय है। ठीक है, फिल्ड विथ लर्निंग एंड ग्रोथ। ये जो समय है वो वृद्धि और अधिगम से पूर्ण होता है। आपको इसमें क्या करना है, अधिगम भी करना है, यानी बेटा आपको शिक्षा भी प्राप्त करना है और आपको वृद्धि भी करना है। ये वो समय होता है, वृद्धि भी आपको करना है और अधिगम भी करना है, शिक्षा की प्राप्ति भी करनी है। इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग एकेडमिक्स, है ना भैया। ये क्या करता है, ये जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स का मतलब है बेटा वो शिक्षा जो आपकी नर्सरी से 12th तक होती है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, हायर स्टडीज हो जाती है। ठीक है, तो
इसमें शामिल होता है संतुलन। बैलेंसिंग का मतलब क्या है? संतुलन। इसमें संतुलन शामिल होता है एकेडमिक्स में, जो आपके जीवन में आपको संतुलित रहना सिखाता है कि कहां पर किस तरीके से आपको व्यवहार करना है विथ अदर एक्टिविटीज। और इसमें कुछ दूसरी प्रतिक्रियाएं भी होती है, सिर्फ आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती हैं छात्र जीवन में, सच एज स्पोर्ट, जैसे खेलकूद। स्पोर्ट, खेलकूद भी तो शामिल है। आप इसी जीवन में, छात्र जीवन में पढ़ना सबसे अच्छा सीखोगे, खेलना सबसे अच्छा सीखोगे, गाना गाना सबसे अच्छा सीखोगे, डांस कर, ये सारी प्रतिक्रियाएं आप बहुत अच्छे से जिसमें सीखोगे उसे हम क्या कहते हैं? छात्र जीवन। ठीक है, छात्र जीवन के बारे में समझो आप। छात्र जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें सारी चीजों का संतुलन बना के रखना पड़ता है। आपको सिंगिंग भी सीखनी है, आपको डांसिंग भी सीखनी है, आपको स्पोर्ट भी सीखना है, आपको लर्निंग भी सीखनी है, सब कुछ है ना। हॉबीज, आपकी कुछ पसंदीदा चीजें, हो सकता है किसी को क्रिकेट पसंद हो सकता है किसी को चेस पसंद हो, या हो सकता है किसी को और कुछ पसंद हो, है ना। समझ रहे हो? हाँ, कुछ और पसंद हो, तो ये सारी पसंदीदा वाली चीज भी इसी समय में शामिल होती हैं। एंड सोशल एंगेजमेंट, और बच्चा सामाजिक रूप से जो इंगेज होता है समाज में, वो भी यही जीवन है। कुछ बच्चों को बीच की बातें सुनना पसंद है, वो चुप्पे चुप्पे जाता है और बड़े बड़े लोगों के बीच में ऐसे घुस जाता है और सुनता है, एक कान इधर एक कान इधर, दोनों की बातें सुनेगा और दोनों में मिर्च मसाला लगाएगा और दोनों के घर में जा जाके दूसरी दूसरी बातें बताएगा, फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, फिर बाद में पता चलेगा कि आग किसने लगाई। ये सारी हरकतें भी इसी टाइम पीरियड में होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बड़ा शानदार ये समय पीरियड होता है और मुझे इसके बारे में सोच के ही बहुत मजा आता है। ठीक है, इट टीचेस, ये हमें सिखाता है छात्र जीवन। इट किसके लिए यूज हुआ है? तो याद रखिएगा, इट जो है भैया वो आपके छात्र जीवन के लिए यूज हुआ है, छात्र के लिए नहीं, छात्र जीवन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो इट टीचेस, ये जो छात्र जीवन है हमें सिखाता है वैल्यूएबल स्किल्स, यानी कीमती कौशल। कौन से कौशल? कीमती कौशल, जो हमारी बहुत अच्छी स्किल्स हैं, बहुत शानदार, जिसमें हम माहिर हैं, वो कौशल हमें सिखाता है। लाइक टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, समय को मैनेज करना। समय को भैया मैनेज करना, सुचारू रूप से व्यवस्थित करना। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? व्यवस्थित करना, समय को व्यवस्थित करना। अगर कोई समय काल सिखाता है तो वो है स्टूडेंट लाइफ, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी भी कौन सिखाता है? यही छात्र जीवन सिखाता है। एंड टीम वर्क, और भैया टीम में काम करना, यह भी यही छात्र जीवन का समय है जब आपको टीम वर्क में काम करना सिखाता है। नहीं तो आप आगे चलकर टीम वर्क में कभी काम कर ही नहीं पाओगे, अकेले काम करने का प्रयास करोगे। तो टीम वर्क भी इसमें सिखाया जाता है। आल्दू, आल्दू का मतलब क्या है भैया? यद्यपि। ठीक है, यद्यपि स्टूडेंट्स लाइफ कैन बी चैलेंजिंग, जो छात्र जीवन होता है ये चुनौतीपूर्ण होता है, चुनौतियों से भरा होता है। इसमें हर पल आपके लिए चुनौती होती है। जब आप घर में हो तो भी चुनौती, घर के बाहर हो तो भी चुनौती, स्कूल में हो तो भी चुनौती, खेल कूद में हो तो भी चुनौती, समाज के बीच में खड़े हो तो भी चुनौती, हर जगह चुनौती होती है। तो पूरा छात्र जीवन चुनौतियों से भरा होता है। इट इज अ टाइम फॉर, ये आपके लिए जो टाइम होता है, मेकिंग मेमोरीज, ये आपके लिए याद बनाने का भी समय होता है। इसी में बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो पूरे जीवन तक चलती रहती हैं, तो यादें बनाने का भी ये समय है। बिल्डिंग फ्रेंडशिप, इसी समय में हमारी बहुत अच्छी मित्रता भी बनती है। एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, और इसी समय काल में हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, अपने भविष्य को बनाने का पूर्ण काम जो है हम वो छात्र जीवन में करते हैं। अब आप बताइए कि इस छात्र जीवन का कितना महत्व है। जल्दी से बताइए कि ये टॉपिक एग्जाम में क्यों आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत प्यारी चीज लिखी गई है। और एक बारी मुझे कमेंट करके बताना, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं आ जाता हूं सामने। इसमें मुझे बताना कि क्या मैंने इसमें क्या बहुत प्योरली वर्ड का यूज किया है। ऐसे ऐसे वर्ड्स का चयन मैंने किया है, चुनाव किया है कि जो आपको एकदम अलग बनाएगा एग्जाम में। एग्जाम में एकदम आपको अलग क्यों बनाएगा? क्योंकि वर्ड्स जो आप चूज करते हो, वर्ड सिलेक्शन जो आप करते हो, वो भी बहुत मायने रखता है। जब आप मेरी जगह पर पहुंचोगे तो ऐसे वर्ड का सिलेक्शन आप करोगे जहां पर बाकी सबके वर्ड्स में आपके लिए भैया आप देखोगे कि आपके वर्ड्स में उनका जो मिश्रण है वो मिलेगा ही नहीं।
आपके वर्ड्स, आपकी लाइन, आपका तरीका, पॉइंट डालना, कैसे लिखना है, ये सभी तरीके क्या हो जाएंगे भैया, एकदम चेंज हो जाएंगे। और यही तो हम देने का काम कर रहे हैं। जो बच्चा यहां पर पढ़ रहा है, जो बच्चा उत्तम सर से पढ़ रहा है, वो कुछ इस तरीके का लिखेगा, और जब इस तरीके का लिखेगा तो एकदम छा जाएगा वो। एग्जाम में उसके चर्चे होंगे भाई, है ना, और फिर पर्चे में नाम होंगे, न्यूज़पेपर में मोहल्ले में भैया उसके चर्चे होंगे। चलिए, आज का 5वां और लास्ट टॉपिक है करप्शन। करप्शन का मतलब क्या है भैया, भ्रष्टाचार। क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको चूज किया है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, भ्रष्टाचार, है ना। तो आपको बताना भी है बेटा कि भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार के बारे में आपको सीखना भी है। आज मैं अपने इस ऐसे के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। क्या करूंगा बेटा, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से भैया जो हमारा करप्शन है वो उसे हम कम कर सकते हैं, या करप्शन का क्या इफेक्ट है हमारे जीवन में। भाई इसको हमारे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जो वरिष्ठ, सबके जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ठीक है, करप्शन रिफर्स टू द डिसऑनेस्ट। भ्रष्टाचार बेईमानी को दर्शाता है। भ्रष्टाचार का मतलब ही है बेईमानी, गलत तरीके से, गलत तरीकों का इस्तेमाल करके चीजों को बनाना, तो बेईमानी। तो करप्शन का सीधा मतलब होता है बेईमानी और इलीगल, या फिर भैया गैर कानूनी। क्या है, गैर कानूनी। ठीक है, पहली बात कि बेईमानी, दूसरी बात गैर कानूनी, कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इन पावर। इसमें हम क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत मतलब भैया अकेले की, किसकी, तो इसमें भैया हम अपनी व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाते हैं, अपने इंडिविजुअल पावर को इंक्रीज करते हैं, और उस पर ज्यादा हम प्रभाव डालते हैं फॉर पर्सनल गेन, और अपने व्यक्तिगत चीजों को बढ़ाते हैं, गेन करते हैं। अगर हम पैसा बनाते हैं तो सिर्फ अपने लिए बनाते हैं, हम घर बनाते हैं तो सिर्फ अपने लिए बनाते हैं, और लोगों की चीजों को हम लेकर अपनी चीजों को बनाते हैं, बढ़ाते हैं। लोगों से हम बेईमानी करते हैं, गैर कानूनी काम करके हम अपनी पर्सनल चीजों को बढ़ाते हैं। तो भैया ये करप्शन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। भाई सरकार ने, अगर कल को मैं सरकारी टीचर बनता हूं, मान लो, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर बनता हूं, किसी स्कूल में जाता हूं, तो जिस तरीके से मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अगर इसी तरीके से मैं वहां नहीं पढ़ाता हूं, इसका मतलब है मैं करप्ट हो गया हूं, मैं बेईमान हो गया हूं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बच्चों को अलग जगह ट्यूशन पढ़ा रहा हूं कि भाई मैं तुमको स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, स्कूल का टीचर हूं लेकिन मैं तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, एक काम करो शाम को ट्यूशन क्लासेस में आओ जहां पर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, वहां पर कम बच्चे होते हैं, आपका माइंड कैप्चर करने का प्रयास कर रहा हूं, आपको बलबलाने का, क्या बोलते हैं उसको, बरगलाने का काम कर रहा हूं। तो इसका मतलब है इलीगल तरीके से मैं आपसे पैसा कमाना चाहता हूं, यानी जो मुझे स्कूल में नहीं मिल रहा है, मैं स्कूल के बाहर जाकर थोड़े से पैसे लेकर मैं वहां पर आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी खूब सारी पिटाई हुई है, खूब सारे टीचर पकड़ा गए हैं। सरकारी टीचर हो तो आपको सरकार पैसा दे रही है काम करने के लिए, तो आप सरकार के लिए काम करो, आप उन बच्चों के लिए काम करो, ईमानदारी से काम करो। करप्ट बनने की क्या जरूरत है, आपके पास स्किल्स है, टैलेंट है, ऐसे तो आपको नौकरी मिली नहीं है। नौकरी मिली है, इसका इट मींस कि आप टैलेंटेड हो, और अगर आप टैलेंटेड हो तो अपने टैलेंट को बनाए रखो, खो क्यों रहे हो, मत खो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों के लिए आपको नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो भैया गैर कानूनी काम मत करो, पर्सनल ग्रोथ के चक्कर में मत पड़ो, और ये काम आप ईमानदारी से करो। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ बढ़ाने का मतलब है करप्ट हो जाना। इट अंडरलाइंस द इंटीग्रिटी, ये भैया अंडरलाइन करता है, जोड़ता है इंटीग्रिटी को, अखंडता को। किसको भैया, ये अखंडता को जोड़ता है। ठीक है, ऑफ सोसाइटीज यानी सामाजिक अखंडता को जोड़ने का काम करता है ना, लीडिंग टू इनजस्टिस। और भैया याद रखना, अखंडता करता है ना, खंड खंड। ठीक है, फिर देखो भैया क्या करता है, लीडिंग टू इनजस्टिस, अन्याय, न्याय नहीं बेटा, अन्याय। ठीक है, ये भैया क्या करता है, अन्याय पैदा करता है। ठीक है, एंड हिंडरिंग डेवलपमेंट, और भैया विकास को हिंडरिंग करता है, रोकता है, विकास को कम करता है, विकास होने ही नहीं देगा। अगर आप ऐसी चीजों को करोगे, ऐसे भ्रष्ट होगे, गैर कानूनी काम करोगे, अपने ग्रोथ पर काम करोगे, तो विकास कहां से होगा, जीरो। विकास मतलब जीरो, कोई विकास नहीं होगा।
ठीक है, फॉर्म्स ऑफ करेक्शन, भैया करप्शन के, भ्रष्टाचार के बहुत सारे रूप हैं। यहां फॉर्म्स का मतलब क्या है? रूप। बहुत सारे रूप हैं। इंक्लूड ब्राइबरी, ब्राइबरी का मतलब क्या है भैया? घूस लेना। क्या लेना? घूस। ये जो घूस वाला जो पैसा होता है जिसको आप घूस बोलते हो, एक्सटॉर्शन मनी जो होता है, ब्राइबरी होता है, यानी भैया ऐसा पैसा जिसको लेने के बाद आप काम करते हो, जबकि सरकार आपको पैसा दे रही है फिर भी आप घूस लेने का काम कर रहे हो, है ना? ठीक है। इम्बेजलमेंट, ठीक है, इम्बेजलमेंट हो गया। एंड नेपोटिज्म, नस्लवाद। क्या भैया? नस्लवाद। नेपोटिज्म हो गया, नस्लवाद हो गया, कितनी सारी चीजें हैं बच्चा, है ना? फाइटिंग करप्शन रिक्वायर्स, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई की जरूरत है, लड़ाई की आवश्यकता है। स्ट्रिक्ट लॉज, और भैया कठिन, क्या है? स्ट्रिक्ट कानून बनाने की जरूरत है, जो भैया बहुत ज्यादा कठिन कानून है उनको बनाने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, क्या है बेटा? याद रखिएगा, पारदर्शिता की जरूरत है। जो भी हो भाई सामने हो, छुप छुपा के कुछ ना हो। पारदर्शिता होनी चाहिए पूरा पूर्ण रूप से, जैसे शीशा होता है ना, इधर जो व्यक्ति बैठा है वही व्यक्ति उधर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैबिन के बाहर वो कुछ और है, कैबिन के अंदर वो कुछ और है ना? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एंड पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि हमें घूस नहीं देना है, हमें पारदर्शिता चाहिए, हमें अन्याय नहीं होने देना है, नस्लवाद को बढ़ावा नहीं देना है ना? राजा का बेटा राजा बनेगा, इससे ये जरूरी थोड़ी है जिसके पास टैलेंट होगा वो राजा बनेगा। स्कूल के मैनेजर का बच्चा ही फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, कोई जरूरी नहीं है। गांव का कोई भी बच्चा फर्स्ट आ सकता है, फर्स्ट पोजीशन आ सकता है। कोई भी बच्चा स्टेट टॉपर बनता है, कोई भी बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनता है ना? स्कूल के मैनेजर का बच्चा ही बनेगा। ये नस्लवाद हमें तोड़ना है, हटाना है। ठीक है, चलिए। टू बिल्ड अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी, अगर आप अपने समाज को स्पष्ट बनाना चाहते हो तो याद रखिएगा आपको करप्शन के लिए लड़ाई लड़नी होगी, और भैया लोगों में जागरूकता फैलानी होगी कि भाई ऐसी ऐसी चीजों को अगर हम हटाएंगे तो हमारा समाज भ्रष्ट मुक्त हो जाएगा। ये जो करप्शन है उसे हम एबॉलिश कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं कंप्लीटली। अगर आप एबॉलिश करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो हम सबको मिलकर साथ काम करना होगा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें हो चुकी हैं। 5 ऐसे टॉपिक जो आज मैंने आपको पढ़ाए हैं और बहुत शानदार टॉपिक हैं, और इन्हीं 5 में से एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में छपेगा। और याद रखिएगा, मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि आप कैसे लिखेंगे, मैंने ये भी बताया है कि आप किस तरीके से लिखेंगे, पॉइंट कैसे डालेंगे, है ना? हेडिंग कैसे डालेंगे, कौन सी चीजों का जिक्र करेंगे, यदि यही टॉपिक आया तो आपके माइंड में थॉट कैसे आएंगे, है ना? कौन से शब्दों का चयन करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको ऐसे में सिखा दी। अब जल्दी से मेरे सभी प्यारे बच्चे मुझे एक बार अपने प्यारे प्यारे कमेंट से बताएंगे, अपने जितने भी आपके पास हार्ट वगैरह हैं उसको भेजकर मुझे बताएंगे कि कितने बच्चों को आज का टॉपिक पसंद आया, आज का ये जो कॉपी में लिखा हुआ शब्द है उससे कितना परिचित हुए आप। और जल्दी से मुझे ये भी बताएंगे सभी बच्चे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अब ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसे में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बच्चे भी कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हां सर ऐसे क्लियर हो गया। अब आइए एप्लीकेशन और लेटर पर, फटाफट से सर एप्लीकेशन और लेटर भी हमको लिखना सिखा दीजिए, उसके बाद नोटिस, स्पीच, राइटिंग, मैसेज, ये भी 4 टॉपिक है, इन्हें भी सिखा दीजिए सर, हमारे पूरे के पूरे मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक दिन मैं चुपके से पैसेज करना सिखा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन और लेटर के साथ मिलूंगा। एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, इसको सिखाते हुए आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी मेरे से। और प्यारे बच्चों, वहां पर भी मैं ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल करके बेहतरीन शानदार तरीके से आपको एप्लीकेशन और लेटर सिखाऊंगा। आपकी सारी समस्याएं लगभग खत्म होने वाली हैं। एमसीक्यू मेरे ऊपर छोड़ दो, सब्जेक्टिव जो 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 5 करने होते हैं 10 नंबर के, वो भी मैं करा चुका हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं, वीडियो सेक्शन में वो भी पढ़ा है, वीडियो सेक्शन में वो भी डाला गया है। ठीक है,
वीडियो सेक्शन में, वो ऑलरेडी जा चुका है कि कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उसका आंसर भी जल्द ही मैं लेकर आऊंगा। तो सारी चीजें मैं बारी बारी से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर अब भी आप नहीं पढ़े तो यकीन मानिए बहुत देर हो जाएगी। इस पर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, है ना। तो प्यारे बच्चों, देरी नहीं होनी चाहिए, शानदार तरीके से कवर करो। 5 टॉपिक है, इन 5 टॉपिक को पढ़ लो, 4 से 5 बार प्रैक्टिस करोगे, एवरीथिंग इज क्लियर। पूरी चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, एकदम रिमेंबर हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। 3 से 4 से 5 बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना। यकीन से कह रहा हूं, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि 5 ऐसे कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एप्लीकेशन और लेटर के साथ। जुड़ना ना भूलें। बिहार बोर्ड मैट्रिक विद्याकुल ये चैनल आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। यहां पर हमेशा टीचर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, 24/7 हम आपकी मदद कर रहे हैं। और हाँ, जहां पर भी आपको किसी भी प्रकार का सामना करना पड़ रहा है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और हमारे विद्याकुल ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और वहां पर फ्री में YouTube की सारी पीडीएफ वहां से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सारी पीडीएफ वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि 5 बार वीडियो देखें, आप एक बार वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर कोई परेशानी है तो वहां पर आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, हमसे बातें भी कर सकते हैं, बहुत सारे परेशानियों का हल भी पा सकते हैं। यदि और कोई तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भाई बहुत सारे सोशल मीडिया माध्यम हैं, टेलीग्राम या फिर आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप यूज करते हैं वहां से हमसे कनेक्ट हो जाएं। हम आपका जवाब देने के लिए वहां पर भी तत्पर हैं, वहां पर भी हम तैयार हैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, और हाँ, पड़ोसियों को परेशान करते रहें, दोस्तों का जीना हराम करते रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।